एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। एक चीज और समझिए, क्रैब क्वेश्चन आता है, क्रैब साइकिल में जितने एंजाइम होते हैं वो होते हैं, ये रिएक्शन कहाँ चलती है? लिंक रिएक्शन कहाँ चल रहा था बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चल रहा था। ग्लाइकोलाइसिस केवल सेल के साइटोप्लाज्म में चलती है। पायरुविक एसिड कहाँ मूव कर गया था? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। इसके बाद ये सब ये मैट्रिक्स में चल रहा है। ये भी एसिटाइल कोएंजाइम से अब आगे जो चलेगा प्रोसीजर वो मैट्रिक्स में, तो ये चल रहा है मैट्रिक्स में। इसके जो एंजाइम्स होंगे वो कहाँ मिलेंगे सब? इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं ना रिएक्शन में, कहाँ मिलेंगे वो? मैट्रिक्स में मिलेंगे। कहां पर? मैट्रिक्स में। तो एंजाइम भी बोलेंगे मैट्रिक्स, लेकिन एक एंजाइम को छोड़ करके, एक्सेप्ट वन एंजाइम। एक एंजाइम को छोड़ करके, एक एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एक एंजाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज क्या है? एक एंजाइम है क्रैब साइकिल का, जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर देखने को मिलता है, वो मैट्रिक्स में नहीं होगा, एक्सेप्शन में है। तो यहां लिखेंगे मैट्रिक्स में है, लिखेंगे एक्सेप्ट सक्सिनेट, नोट करते हुए सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, डिहाइड्रोजनेज। ये वाला एंजाइम आपको कहां मिलेगा? ये मिलेगा एट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर की मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर और इनर, इनर मेम्ब्रेन के साथ लगा होगा, ठीक है। और एक चीज, यही एक ऐसा एंजाइम है जो एटीएस में भी देखने को मिलेगा और क्रैब साइकिल में, दोनों का कॉमन एंजाइम है। इसलिए इस पर सवाल आता है कि ये एंजाइम कॉमन है, क्रैब साइकिल में भी है और एटीएस में भी मिलेगा। लिखेंगे यहां पर, ये क्या है? कॉमन है, कॉमन इन क्रैब साइकिल एंड ईटीएस, ये दोनों जगह है ये एंजाइम। ये दो चीजें यहां पर हो गई इसके बारे में। ये क्रैब साइकिल के एंजाइम कहां मिलेंगे? मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, एक एंजाइम को छोड़ करके। वो एंजाइम कहां मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर। और यही एक एंजाइम है जो दो जगह देखने को मिलता है, बाकी सारे एंजाइम एक ही जगह मिलेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट कर रहे हैं। क्रैब साइकिल स्टार्ट कहां से होती है? एसिटाइल कोएंजाइम में से। क्वेश्चन आता है कि इसको रिसीव कौन करता है? भाई कोई घर पे आता है या कोई कहीं आता है, उसको रिसीव करने को जाता है ना, इसको रिसीव कौन करता है? क्रैब साइकिल में इसका एक्सेप्टर कौन है? तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड OAA, 4 कार्बन कंटेनिंग एसिड है। यहां पर मैं लिख रहा हूं OAA, ये आपने पढ़ा हुआ है C4 साइकिल में, पढ़ा है ना। ये मैं साइड में इसका क्वेश्चन लिख दीजिएगा कि OAA क्या है? ये है एक्सेप्टर, एक्सेप्टर ऑफ किसका? एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए का वो रिसीव करेगा, ठीक है। इसमें 4 कार्बन देखने को मिलते हैं और इसमें 2 कार्बन हैं, दोनों मिलकर के, दोनों मिलेंगे साथ में, ठीक है, दोनों मिलेंगे और साथ में एक वाटर कंज्यूम होगा। कैसे याद रखेंगे? कोई घर पर आता है तो इसको पानी पिलाया जाता है, ये इसको रिसीव करके लेके आया तो पानी भी तो पिलाना पड़ेगा, कैसे याद रहेगा? नहीं मिस हो जाता, वाटर कहाँ यूज हुआ पता ही नहीं लगता है। तो ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में रिसीव करके लेके आया, इसको पानी पिलाएगा, इसका मतलब यहाँ एक वाटर कंज्यूम हो रहा है, वाटर यूज हो रहा है, ठीक है। आइए समझ में आया? अब इसमें बनेगा क्या? सिट्रेट या सिट्रिक एसिड। एसिड और एक ही चीज है, सिट्रेट बोलिए, सिट्रिक एसिड सब एक ही चीज है। तो बनेगा यहां पर सिट्रेट। कितने कार्बन है इसमें? 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो गया सिट्रेट। इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, इसलिए साइकिल को क्या बोलते हैं? TCA साइकिल। सिट्रेट में, सिट्रिक एसिड में 3 COOH ग्रुप रहता है, इसलिए TCA साइकिल है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक। सिट्रेट से एंजाइम का नाम बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन सुन लीजिए, सिट्रेट सिंथेज कैसे याद करेंगे? सिट्रेट को बनाने वाला एंजाइम सिट्रेट सिंथेज हो गया। अगर बुक में लिखा हुआ है तो आप पढ़ लेंगे, नहीं लिखा है तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बुक में जो लिखा है वही कम नहीं है, वही कम नहीं है, उतना ही पढ़ लो बहुत है। तो फालतू की चीजों पर ध्यान नहीं लगाना ज्यादा, ठीक है, तो याद नहीं रहता वो सब। सिट्रेट से क्या बनेगा? अल्फा कीटो ग्लूटरेट,
अल्फा कीटो ग्लूटरेट, इसको अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें कितने कार्बन? 5 कार्बन, 5 कार्बन रहेंगे, ऊपर से 6 कार्बन, एक कार्बन कहां गया? एक CO2 निकल गया इसमें से। तो पहली बार डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसको क्या बोलते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन। और यहां पर क्या होगा? यहां पर एक NADH2 बनेगा, NADH2 बनेगा, किससे? NAD+ से बन गया ना? ठीक है, तो इस रिएक्शन में NADH2 का रिडक्शन हो रहा है और सिट्रेट का इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, एक चीज बताइए, ग्लाइकोलाइसिस में कितनी जगहों पर ऑक्सीडेशन होता है? कितने स्टेप पर ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीडेशन हो रहा है? सोच के बताइए। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन की जुड़ी नहीं, यहां पर भी नहीं जुड़ रही है। ठीक है, तो बता दीजिए फिर दूसरी डेफिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन। बताइए कहां ग्लाइकोलाइसिस में कितने स्टेप पर ऑक्सीडेशन हो रहा है? ना 10 स्टेप नहीं बोलेंगे वो, कितने स्टेप पर ऑक्सीडेशन हो रहा है? कौन सा 2 स्टेप? एक स्टेप। जहां NADH2 बनता है, जहां NADH2 बन रहा है वहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओनली 1 स्टेप है। इस पर हम बोलेंगे सिट्रेट इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि सिट्रेट से हाइड्रोजन निकाला जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? NAD+ को दिया जा रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन निकल रहा ना, केवल जहां NADH2 बनेगा वहीं ऑक्सीडेशन एक ही स्टेप पर होता, वहां लिंक रिएक्शन में उसके बाद एक स्टेप पर हुआ, अगला स्टेप लिंक रिएक्शन में हुआ, और इसके बाद अब यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां 3 स्टेप पर ऑक्सीडेशन होता है, 3 स्टेप पर। ठीक है, ये हो गया। नहीं, बीच में वो एसिस एकोनेटेज आता, मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, वो आप भूल जाइए, उसको नहीं पूछा जाएगा। वो बीच में एक कंपाउंड और बनता है, सिस एकोनेटेज। ठीक है, सिट्रेट से क्या बन गया? अल्फा कीटो ग्लूटरेट बन गया। इसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटरेट से क्या बनेगा? सक्सिनाइल कोएंजाइम A, तो बनेगा सक्सिनाइल, सक्सिनाइल है, हाँ, पहले स्टेप पर कोएंजाइम में रिलीज होगा, क्योंकि कोएंजाइम में जुड़ रहा है। तो यहां कोएंजाइम में नहीं है ना, तो इसमें पहले स्टेप पर आप कोएंजाइम में निकाल देंगे। वो छोटा चीज था, मैंने नहीं बताया, क्योंकि कोएंजाइम है इसमें, यहां नहीं है, इसका मतलब यहां से निकल गया। अब देखिए यहां नहीं है कोएंजाइम है, इसमें आ गया, इसका मतलब फिर से यहां जुड़ जाएगा। तो सब नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर भी क्या होगा? एक बार इस तरीके से NADH2 से NAD+ से क्या होगा? NADH2, और एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर भी रिलीज हो रही है ना, देख लीजिएगा, है ना, है ना, एक CO2। सक्सिनाइल कोएंजाइम में से बनेगा सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड, बात एक ही है। तो इससे क्या बनेगा? सक्सिनेट, यहां छोटा कर दें इसको, ये बनेगा इससे सक्सिनेट। ठीक है, इसमें कार्बन कितने? 5, यहां कार्बन कितने हो गए? 4 हो गए, सक्सिनेट। इसमें कुछ NADH2 FADH2 GTP बनेगा। क्या बनेगा? अभी मैं रटने तरीका बता दूंगा। यहां पर देखिए, एक क्या बोलेंगे इसमें GDP से क्या बनेगा? इसको रेड कलर से कर दे रहे हैं, ये देखिए GDP। जैसे ATP के साथ जब फॉस्फेट जुड़ता है तो क्या बनता है? ADP के साथ फॉस्फेट जुड़ेगा, ATP बनेगा। ये गुआनिन डाइफॉस्फेट है, इसके साथ में एक फॉस्फेट जुड़ेगा, एक फॉस्फेट जुड़ेगा, और क्या बनेगा? वो GTP बन जाएगा। कहां से आएगा फॉस्फेट? फॉस्फेट कहां से निकाला जाएगा? हाँ, ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। सबस्ट्रेट लेवल जानते हैं? जहां ATP डायरेक्ट आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रखा ना, ग्लाइकोलाइसिस में 7 नंबर का स्टेप और 10 नंबर का स्टेप पर ATP डायरेक्ट बन जाती है, डायरेक्ट फॉस्फेट जुड़ करके, उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट 13 पे खर्च होती है।
17 नहीं, 1 और 3 पर वेस्ट हो रही है एटीपी, 7 और 10 पे, सॉरी 7 और 10 पे बन रही है। देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिए। 7-10 पे बनती है, 1-3 पे खर्च होती है। जहां बनती है एटीपी, वो एटीपी डायरेक्ट बने, क्योंकि देखिए इससे भी एटीपी बनेगा। कब बनेगा? जब ये ईटीएस में जाएगा। यहां लगे हाथ एटीपी बन रही है, ग्लाइकोलाइसिस में 2 जगह, यहां पर भी एटीपी बनेगा। अभी नहीं बना है, कैसे? अभी केवल जीटीपी बना है। बना ना, जीडीपी से क्या बन गया? जीटीपी। अब जीटीपी टूटेगा और क्या बनाएगा वापस? जीडीपी बना सकता ना। तो जब आप कहेंगे कि हमारे पास क्या बन गया? जीटीपी। कैसे बना है? जीडीपी में एक फॉस्फेट जोड़ा, क्या बन गया? जीटीपी। अब बनाना क्या हमको? एटीपी। तो एटीपी कैसे बनाते हैं? एडीपी के साथ अगर फॉस्फेट कहीं से आ जाए तो बन जाएगा एटीपी। कहां से आएगा? यही जीटीपी टूटेगा, ब्रेक डाउन करेगा और क्या बनाएगा? जीडीपी प्लस फॉस्फेट। यही फॉस्फेट यहां जुड़ेगा और क्या बन जाएगा? एटीपी। मतलब कहने का यह है कि जीटीपी बनता है, वो एक एटीपी के बराबर माना जाता है, उसको एक एटीपी के बराबर मान लेते हैं, समतुल्य मानते हैं। कैसे? वो देखिए, अभी जीटीपी से क्या बनेगा? एटीपी बनेगा, क्योंकि ये टूटेगा तो फॉस्फेट निकलेगा और फॉस्फेट के साथ एडीपी जब जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? वो एटीपी। समझ में आ रहा ना? आप सीधे बोलिए हाँ एक एटीपी बन गया। और ये सबस्ट्रेट लेवल, सबस्ट्रेट ये है, प्रोडक्ट ये है रिएक्शन का, इसके लेवल पर, इसके स्तर पर क्या बन रही है? डायरेक्ट एटीपी। ग्लाइकोलाइसिस में 2 जगह ऐसा होता है, क्रेब्स साइकिल में 1 जगह, पूरे रेस्पिरेशन में 3 ही जगह ऐसा होता है बस। ठीक है। और सक्सिनेट, सक्सिनेट से क्या बनेगा? फ्यूमरेट। क्या बनता है? फ्यूमरेट बनता है, फ्यूमरेट। इसमें क्या है? इसमें आप बोलेंगे एक FADH2 बनेगा। क्या चीज बनेगा? FADH2। कैसे बनेगा? वही जैसे NADH2 बना था। FAD प्लस के साथ क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन कहां से आएगा? सक्सिनेट से खींचा जाएगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा। FAD है ये मैट्रिक्स में पड़ा हुआ, दोनों जुड़ करके क्या बना देंगे? FADH2। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा, ध्यान रखना। दूसरा ऑक्सीडेशन ये है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा। क्रेब्स साइकिल में 3 जगह ऑक्सीडेशन अभी हुआ है, एक जगह लास्ट में और होगा अभी। ठीक है, 4 जगह होता ऑक्सीडेशन। फ्यूमरेट से क्या बनेगा? माइलेट। क्या बने? यहां एंजाइम कौन सा? इसका एंजाइम ध्यान रखना आपको, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, यही एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है। यहां एंजाइम जरूर लिखिएगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। क्यों बोलते हैं इसको सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस? क्योंकि सक्सिनेट से हाइड्रोजन को डी का मतलब बाहर किया जा रहा है, जैसे डी कार्बोक्सिलेज का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया जा रहा है। तो यहां से हाइड्रोजन को बाहर किया जाएगा, तभी तो इसको मिलेगा एफएडी को, तभी तो एफएडी पकड़ेगा हाइड्रोजन। इसका कौन निकालेगा? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। फ्यूमरेट से क्या बन जाएगा? मैलेट बनेगा, मैलेट। ठीक है। और मैलेट से क्या बनेगा? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। अगला NADH2 किस लेवल पर है? देखिए थोड़ा सा, तो कहां निकाला गया NADH2, कहां बनाया गया है? इन दोनों के बीच में है कि इसके बीच में होगा? मैलेट और OA के बीच में होगा, देखिए, है ना, इसके बीच में है। तो अगला जो NADH2 बनेगा वो माइलेट, NAD प्लस से क्या बनेगा? NADH2 बनेगा। ठीक है, ये हो गया यहां पर। अब इसको थोड़ा सा देखिए, इतना अध्याय, जैसे ये तो थोड़ा रखना पड़ेगा। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को किसने रिसीव किया? इसने क्या रिसीव किया? इसको रिसीव कौन करने आया था? OAA। पूछा जाता है कि एसिटाइल को एंजाइम का एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। पहला कंपाउंड कौन सा बनता है? सिट्रेट, 6 कार्बन वाला, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें है। इसके बाद क्या बनेगा? अल्फा कीटोग्लूटारेट बनेगा। ठीक है, फिर सक्सिनाइल को एंजाइम और फिर सक्सिनेट बनेगा। हाँ, कहीं वाटर ऐड है तो वो वाटर का ज्यादा कंफ्यूजन नहीं, बुक में नहीं दिया है वाटर। अगर दिया हो तो आप भी नोट करिए, नहीं दिया तो छोड़िए उसको, वाटर को। हाँ, जान ले कहीं स्टेप पर वाटर है, ठीक है, तो छोड़ दीजिएगा, उसको कोई मतलब नहीं है। अब एक चीज देखिए, इसको जरूर ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म और रेस्पिरेशन किस स्टेप पर जुड़ जाते हैं? लिंक, मतलब क्रेब्स साइकिल में कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के साथ जुड़ा हुआ? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म समझ रहे हैं?
अब मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर नहीं है आपके सिलेबस में, हट गया है। बुक ओपन करिए, मिनरल न्यूट्रिशन में लास्ट टॉपिक ओपन कर लीजिए जल्दी से। है नहीं, पुरानी वाली बुक में है, हमको दिखा दीजिए, हम बता देंगे आपको। पुरानी वाली बुक कहाँ है ना? ये नहीं है, कोई बात नहीं। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन, सब लोग समझ रहे हैं ना, इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को प्लांट क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। प्लांट नहीं फिक्स करते हैं, वो राइजोबियम फिक्स करता है। दाल में रहने वाला जो जीवाणु, दाल की पौधों की जड़ों में राइजोबियम, वो क्या करता है, नाइट्रोजन को पहले किसमें कन्वर्ट करता है, अमोनिया में। अमोनिया बनाता है पहले, ठीक है, नाइट्रोजन से पहले अमोनिया, फिर उस अमोनिया से नाइट्रेट बनेगा, और अमोनिया से क्या बन सकता है, अमीनो एसिड्स भी बन सकते हैं। तो अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है वो सबसे पहले बनने वाला अमीनो एसिड है। ये अमीनो एसिड है। कहां बनता है, नाइट्रोजन जब फिक्सेशन करते हैं जीवाणु, तो ये जो है पहला अमीनो एसिड बनता है नाइट्रोजन की मदद से। इसलिए कह सकते हैं कि क्रेब्स साइकिल में भी है ये, और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी इसको पढ़ते हैं, दोनों में ये कॉमन है। तो कनेक्टिंग लिंक बोल सकते हैं। यहीं से जैसे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म चल रही है, अगर उसमें अल्फा कीटोग्लूटरेट मान लीजिए बन चुका है, तो वो यहीं से डायरेक्ट जुड़ करके क्या चला सकता है, क्रेब्स साइकिल चला सकता है। ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, ग्लूकोज की नीड नहीं है। ग्लूकोज नहीं है तब भी काम चलेगा अगर ये उपलब्ध है तो। ये उपलब्ध कहां से होता है, ये नाइट्रोजन साइकिल में उपलब्ध रहता है, ठीक है। तो ये कनेक्टिंग लिंक है, आप लिख लीजिएगा, कनेक्टिंग लिंक होता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड, और किसके बीच में है, रेस्पिरेशन। और एक चीज और बताइए, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की कनेक्टिंग लिंक बता दीजिए कोई। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में कौन सा कंपाउंड कॉमन है, कनेक्टिंग लिंक, तो बताएंगे। मान लीजिए आपके पास रेस्पिरेशन चल रहा है, रेस्पिरेशन आपने ऐसे पढ़िए, ये देखिए ग्लूकोज से क्या बना, वो सब बनते आता है, पीजीएल बनता है ना, पीजीएल, यहाँ क्या बनेगा, डीएचएटी बना ना, पीजीएल से क्या बन गया, पायरुविक एसिड बन गया ना, पायरुविक एसिड से क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया, उससे क्रेब्स साइकिल चलने लग गया, हो गया। बताइए इसमें ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो आपको फोटोसिंथेसिस में भी देखने को मिलता है, डार्क रिएक्शन में। केल्विन साइकिल पढ़े हैं ना, फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन का नाम क्या है, C3 साइकिल। कौन सा, पीजीएल है, नहीं बनता है, याद करिए, पीजीएल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस RuBP, पहला कंपाउंड क्या बनेगा, तीन से क्या बनेगा, पीजीए, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और पीजीए से क्या बनेगा, पीजीएल, पीजीएल, ठीक है। फिर आगे चलेगा, तो मान लीजिए अगर रेस्पिरेशन चल रहा है, प्लांट की बात हो रही है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं में चलती है, प्लांट में अगर पीजीएल फोटोसिंथेसिस में बन गया है, तो वो रेस्पिरेशन में कहां डायरेक्ट जाके एंट्री करेगा, इस स्टेप पर डायरेक्ट एंट्री करेगा, मतलब पीजीएल यहां से सीधे ये बना देगा, इतनी की जरूरत नहीं है, इतना रिएक्शन चलाने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पीजीएल उपलब्ध है, तो पीजीएल यहीं से वो रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करा देगा। समझ रहे हैं इस चीज को ना, तो वो कनेक्टिंग लिंक है, ये कनेक्ट करता है रेस्पिरेशन को किससे, फोटोसिंथेसिस से, क्योंकि दोनों में कॉमन चीज है। ये आ रहा समझ में चीज ना, तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि पीजीएल, पीजीएल वो क्या है, कनेक्टिंग। मैंने आपको दो कनेक्टिंग लिंक बता दिया, रेस्पिरेशन और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का कनेक्टिंग लिंक क्या है, अल्फा कीटोग्लूटरेट है। तो कुछ क्वेश्चन आप ना ऐसे क्या करिए, एक कॉपी में या जहां आपने चैप्टर एंड कर लिया है, वहां पर लास्ट में मेन एक पॉइंट समरी बना लिया करिए कि ये मेन निचोड़ है इस चैप्टर का, ठीक है। अब ये जैसे मैंने पढ़ा, वाटर कहाँ निकल रहा है, कौन सा एंजाइम, सारे एंजाइम तो इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा एंजाइम ज्यादा, वो पहला वाला इंपॉर्टेंट है, और ये सक्सीड, और ये कहाँ मिलता है ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसको लास्ट में ऐड कर लिया करिए, तो ज्यादा सही रहेगा रिवीजन करने में। कनेक्टिंग लिंक होती है बिटवीन किसके बीच में, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। नहीं तो सिलेबस तो इतना बड़ा है कि वो रटने वाला बहुत ज्यादा एरिया है, आप रट नहीं पाएंगे उसको।
माइंड में सेट करना रहता ना, एक चैप्टर सेट हो जाता, 2 हो जाता, ये पूरा सिलेबस सेट करने बड़ी कठिन हो जाता है। यहां तक हो गया क्रेब्स साइकिल में। और देखिए क्रेब्स साइकिल मैंने आपको बता दिया पूरा। अब इसमें जो NADH2 बने हैं उनसे कितनी ATP बनेगी, ठीक है, वही टॉपिक है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, उसको समझ लीजिए, तब मैं ETS बताता हूं। इसके आगे का प्रोसीजर क्या है, ETS है। हमको कैलकुलेट करना है ग्लूकोज से कितना ATP बना, अब वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो टॉपिक क्या है, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट समझते हैं क्या होती है, वो कोई शीट मतलब कैलकुलेशन करना, पूरा बैलेंस करना, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को घटा बढ़ा करके नेट लेके आना कितना। नहीं, मैं को ETS में केवल इतना समझाना है कि वो ATP बनी कैसे। हम बैलेंस शीट पहले समझा दे रहे हैं कि कितना बना, फिर वो ATP बनी कैसे मैकेनिज्म ETS में बता देंगे, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। अब देखिए, अब आपके सब चालू करेंगे। NCERT में एक लाइन लिखा है, उसको देख लीजिए। यहां पर ये पहला पैराग्राफ पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई हैं। बोल रहा है कि हम जानते हैं कि एक ग्लूकोज जो होता है, एक ग्लूकोज से कितना ATP बनता है। अगर कहा जाए बनता है तो बोलेंगे 40 ATP फॉर्म होते हैं, 40 हम जानते हैं। कितने खर्च हो जाते हैं पूरे में जाकर के, वो 1 और 3 स्टेप पर 2 खर्च हो जाते हैं। फर्स्ट अभी बताऊंगा कैसे होता है सब। तो नेट कितना हुआ भाई, 2 ऊपर के स्टेप पर खर्च हो गए टोटल 2, तो बचा कितना 38 है ना। नेट प्रॉफिट कितने का आया, तो 1 ग्लूकोज से आप बोलेंगे 38 ATP का नेट गेन होता है। नेट गेन बनता है 40, 38 गेन, क्योंकि 40 में से 2 माइनस करेंगे जो वेस्ट हो जाते हैं, तो 38 आ जाएगा इस तरीके से। लेकिन अब लिखा है इन्होंने कि रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट जो है, कितना ATP ये ग्लूकोज से बनेगा, ये कैलकुलेट करना आसान नहीं है। थियोरेटिकली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं बोर्ड पे यहां थियोरेटिकली आपको कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ये लाइन समझिए, देखिए लिखा है इन्होंने कि रेस्पिरेशन में जो एक ग्लूकोज से कितना ATP बनेगा, वो थियोरेटिकली पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट कर, सॉरी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल से आप नहीं कर सकते, थियोरेटिकली पॉसिबल है, ठीक है। क्यों नहीं प्रैक्टिकली है, इसलिए क्योंकि मान लीजिए जैसे बहुत सारे ग्लूकोज हैं, अब एक ग्लूकोज से टूटा, पता लगा पायरुविक एसिड बन रहा, पायरुविक एसिड से क्या चला, एसिटाइल को एंजाइम है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई स्टेप स्टार्ट होता है, शुरू होता है कोई स्टेप, और वो स्टेप अगर पूरा हो जाता है तब तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल कितना बना। अगर स्टेप ग्लाइकोलाइसिस के जितने स्टेप हैं, अगर वो सीक्वेंस में चल रहे होते, सीक्वेंस में एक के बाद एक सीक्वेंस में, ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे प्रैक्टिकली कितना बना, लेकिन सीक्वेंस में नहीं चलते हैं। कैसे, कहीं ग्लूकोज से क्या है पायरुविक एसिड बना है, तो पता लगा कहीं क्या चल रही है, क्रेब्स साइकिल चल रही है। मान लीजिए आपको कहा जाए कि आप इस टाइम बताइए आपकी बॉडी में एक ग्लूकोज ने कितना ATP बनाया, तो आप कैलकुलेट कर सकते नहीं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो ग्लूकोज है कहां। वो पता लगा ग्लूकोज से पायरुविक एसिड पे टंगा हुआ है, अभी वो ग्लाइकोलाइसिस पे टंगा हुआ है, कि वो क्रेब्स साइकिल में मूव कर गया है, कि वो ETS में चला रहा है, क्योंकि कुछ ग्लूकोज क्या है बेचारे, वो क्रेब्स अभी वो ग्लाइकोलाइसिस में चल रहे होंगे, कुछ ग्लूकोज क्या है वो पायरुविक एसिड बना करके वो क्रेब्स साइकिल चला रहे होंगे, कुछ ETS में चले गए होंगे, आगे का प्रोसीजर ETS चल रहा है। इसीलिए क्योंकि सीक्वेंस में होता तो, लेकिन सीक्वेंस में सारा कुछ नहीं चलता, एक साथ नहीं चलता है, ठीक है। तो ये थियोरेटिकली ये समझाना पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ये बॉडी में ऐसा संभव नहीं है कैलकुलेट कराना, ठीक। ये चीज समझ रहे हैं ना, क्योंकि सारे ग्लूकोज अलग अलग टाइम पर, एक टाइम पर अलग अलग प्रक्रिया अपना रहे हैं। तो यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ATP, ये लिख लीजिएगा, इज नॉट
प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ओनली थियोरेटिकली पॉसिबल। कारण अभी यहाँ लिखा हुआ है, पूछा जाता है कि क्यों ऐसा है, तो रीजन क्या है इसका वो लिख लीजिए। रीजन क्या कारण है, क्यों नहीं प्रैक्टिकली कैलकुलेट करा पाते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है कि प्रैक्टिकली के लिए हम होना क्या चाहिए, सारा प्रोसेस सीक्वेंस में चलना चाहिए। कि ग्लूकोज ने पायरुविक एसिड बनाया, पायरुविक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम, जितना ग्लूकोज आपकी बॉडी में सबका सब पायरुविक एसिड बनाना चाहिए एक साथ। एक साथ तो नहीं होता है ना, कि सारा ग्लूकोज एक साथ पायरुविक एसिड नहीं बनाता है ना, सबके सब एक साथ बनाने चाहिए। तो इसमें पहला रीजन है, लिखेंगे फॉर प्रैक्टिकली कैलकुलेशन के लिए। अगर प्रैक्टिकल कैलकुलेशन कराना है तो क्या चीज चाहिए, वी नीड, हमको क्या चाहिए। पहली चीज देखिए, ऑल सीक्वेंस, ऑल स्टेप्स, जितने भी स्टेप्स चल रहे हैं, शुड बी सीक्वेंशियल, सब क्या है एक सीक्वेंस में होने चाहिए। जितने स्टेप चल रहे हैं सब, जितने ग्लूकोज हैं सबके सब क्या है एक टाइम पर एक ही चीज बना रहे हो तब तो सही है। ठीक है, दूसरा क्या है देखिए, कभी कभी होता क्या है, जैसे मान लीजिए कुछ लोग काम कर रहे हैं, एक लोग बीच में काम छोड़ के चले गए, तो प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया, नहीं हुआ। आप सोचिए कि ग्लूकोज ने से क्या बना, पायरुविक एसिड बना ना, ये कहाँ चल बना, ये आप बोलेंगे साइटोप्लाज्म में। ये कहाँ बना, साइटोप्लाज्म में। ये पायरुविक एसिड कहाँ जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करता। सोचिए अगर ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री नहीं किया, छूट गया, एंट्री नहीं किया, ग्लूकोज गया ही नहीं माइटोकॉन्ड्रिया में, तो कैसे कैलकुलेट कर ले जाएंगे आप। सब सीक्वेंस में होना चाहिए, कोई स्टेप मिस नहीं होना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए। अगर मिस हो गया तो कैसे कैलकुलेट करोगा, नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे ना, कोई स्टेप मिस नहीं होना। सेकंड लाइन ये लिखा है, NADH सिंथेसाइज्ड इन ग्लाइकोलाइसिस इज ट्रांसफर्ड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड अंडरगो द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। जो NADH यहाँ बना है, वो NADH अगर मान लीजिए या पायरुविक एसिड नहीं गया या NADH से हम जानते हैं ATP बनता है ना ग्लाइकोलाइसिस में, एक जगह क्या बनता है NADH। वो NADH अगर माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर नहीं किया तो ATP नहीं बनेगा, उसको इंट्री करना जरूरी है। अगर वो इंटर नहीं किया तो फिर कैलकुलेशन नहीं पॉसिबल है। तो दूसरा रीजन है, दूसरा क्या होना चाहिए हमारे पास में, देखिए Na शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है NADH2 शुड इंटर इन माइटोकॉन्ड्रिया, कहां से, फ्रॉम साइटोप्लाज्म से। ये ग्लाइकोलाइसिस वाले स्टेप की बात हो रही है। ठीक है, सारे स्टेप सीक्वेंस में, कोई स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्या है, कभी कभी होता क्या है ना, जैसे आप बोलेंगे क्रैब साइकिल चल रही है, क्रैब साइकिल में वही एसिटाइल को एंजाइम ए से क्या बना, सिट्रेट बना, अल्फा कीटो बना ना, सक्सिनाइल को सक्सिनेट क्यूमरेट मैलेट। होता क्या है कि अल्फा कीटो ग्लूटरेट यहां से निकल करके वो क्या बनाने लग जाता है, अमीनो एसिड भी बनाने लग जाता है। मतलब सारे स्टेप सीक्वेंस में चलने चाहिए, कोई स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। कि पता लगा NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर ही नहीं किया, नहीं बनेगा ATP, आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तीसरा क्या है कि कोई भी इंटरमीडिएट, मतलब पूरे रेस्पिरेशन का, चाहे ग्लाइकोलाइसिस हो चाहे क्रैब साइकिल, कोई भी कंपाउंड कहीं भाग के नहीं जाना चाहिए। भागने का मतलब समझ रहे हैं, अल्फा कीटोग्लूटेट क्या करता है, जब आप पढ़ेंगे एम्फीबोलिक पाथवे, आप लास्ट में आइए चैप्टर में, लास्ट में दिया है पलट, ये लिखा है एम्फीबोलिक पाथवे। क्रैब साइकिल में अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है, या जितने भी आप बोलेंगे यहाँ मैलेट बनता है ना, मैलेट, तो क्रैब साइकिल की कहानी ये है कि क्रैब साइकिल में जितने कंपाउंड बन रहे हैं बीच बीच में, इनमें से ज्यादातर कंपाउंड क्या करते हैं, यहां से एग्जिट मार देते हैं, एग्जिट कर जाते हैं, कुछ और चीज बनाने लग जाएंगे। क्या बनाएंगे, वो अमीनो एसिड बनाने लग जाते हैं। तो पता लगा कि अल्फा कीटोग्लूटरेट चला गया अमीनो एसिड बनाने के लिए, तो साइकिल तो डिस्टर्ब होगी, बीच में से रुक गई। साइकिल रुकना भी नहीं चाहिए,
साइकिल कंटिन्यू, वो कंटिन्यू पहला स्टेप लिखा भी है ना ये। तो तीसरा रीजन, तीसरा ये है कि कोई भी इंटरमीडिएट किसी अदर रिएक्शन में, किसी दूसरे रिएक्शन में नहीं जाना चाहिए, भागना नहीं चाहिए उसकी, ठीक है, और भागता भी है ये, तो इसलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। नो इंटरमीडिएट शुड पार्टिसिपेट, हाँ, पार्टिसिपेट और एग्जिट फ्रॉम पाथवे, किसी इस पाथवे से, जो पाथवे चल रहा है यहां से, तो एग्जिट ना करे या कहीं पार्टिसिपेट ना करे जाकर के। तो ये तीन कारण जिसकी वजह से थ्योरेटिकली पॉसिबल ही होता, प्रैक्टिकली नहीं होता है। अब कितना एटीपी बनता है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कितना एटीपी बनता है। तो 40 बनते हैं, जिसमें से 38 का गेन होता है, लेकिन सवाल बड़ा क्रिटिकल आता है इससे, बहुत क्रिटिकल सवाल आते हैं वो, अब मैं सारे बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब आप इसको नोट करिएगा ध्यान से, देखिए ग्लाइकोलाइसिस में पहले कितना बनेगा वो कैलकुलेट करते हैं। एक चीज जानते हैं, एटीपी दो तरीके से बनती है, एक तो डायरेक्ट बन गई, और एक क्या है वो NADH2 और FADH2 के माध्यम से बनेगी। NADH2 और FADH2 वाली एटीपी कब बनेगी, जब वो सब कहां जाएंगे, ETS में भागेंगे, ETS में जाएंगे तब बनेगा। और तीन जगह एटीपी, तीन जगह नहीं, दो जगह, टोटल तीन जगह, सॉरी, दो जगह ग्लाइकोलाइसिस में और एक जगह कहां, आपकी क्रेब्स साइकिल में, जहां GTP बना था, सबस्ट्रेट लेवल जिसको बोलते हैं, तीन जगह डायरेक्ट बन जाते हैं। तो डायरेक्ट वाले को अलग लिखेंगे, तो ग्लाइको यहां लिखेंगे ATP बाई ETS। क्वेश्चन आता है कि ETS से बताइए कितना ATP बन रहा है, और ATP बाई सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब जानते हैं क्या है, ADP के साथ फॉस्फेट जोड़ के ATP बना देना, फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। और यहां इसके बाद बोलेंगे टोटल कितना हुआ, टोटल। अब देखिए ग्लाइकोलाइसिस में बताइए कितना ATP ATS से बना, कितना NADH2 बना ग्लाइकोलाइसिस में, दो जगह, दो बना भाई, एक बार में एक, क्योंकि वो कन्वर्ट होता है तो दो NADH2। तो आप बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस में 2NADH2 बना, ठीक है। ये कितने ATP के बराबर माना जाएगा, एक NADH2 3 ATP, सब जानते हैं, नहीं जानते तो नोट कर लीजिएगा। 1 NADH2 से 3 ATP बनती है, टोटल 6 ATP, ठीक है। इसके बाद में लिंक रिएक्शन में आ जाइए। लिंक रिएक्शन में कितना बना था, एक बार में एक, क्योंकि दो पायरुविक एसिड है तो दो, वहां पर भी 2NADH2, 6 ATP, ये भी बराबर, ठीक है। और क्रेब्स साइकिल में 24, क्रेब्स साइकिल में कितने NADH2, अभी जो चलाया था क्रेब्स साइकिल, एक दो तीन जगह पर NADH2 बन रहा था, क्योंकि दो एसिटाइल कोएंजाइम से साइकिल चलेगी ना, वो दो पायरुविक एसिड से जब चलेगा तो टोटल 6 NADH2, समझ में आ रहा है, ना, 6 NADH2, 18 हो गया, 18 ATP। FADH2 एक बार में एक, दो होगा तो दो FADH2, ये हो गया, एक FADH2 से 2 ATP होता है बराबर, तो 4 ATP इसके बराबर हो गया, 4 ATP, ये हो गया, खत्म यहीं तक। अब डायरेक्ट वाला आ जाइए। डायरेक्ट वाला ग्लाइकोलाइसिस में कितना है, टोटल 4 है भाई, नीचे 7 और 10 का बनता है, एक एक और 2 चलेगा तो 4 हो जाएगा, 4 ATP, ठीक है। लिंक रिएक्शन में कुछ नहीं है, क्रेब्स साइकिल में एक, केवल एक बार में एक, और 2 होगा तो 2 समझ रहे हैं ना, 2 ATP। तो सबस्ट्रेट लेवल से टोटल 6 ATP बनते हैं, और इससे कितना बना टोटल, ये 34, काउंट करिए कितना आया, काउंट करिए, 34 आना चाहिए, काउंटिंग स्लो हो जा रही है ना कितना आया, 34, 40 आना चाहिए कैलकुलेट करके, हाँ पूरा 40 आएगा, 40 में से 2 घटेगा, माइनस होगा वो,
फिर देख लीजिए कहीं मिस्टेक। हाँ, इधर 6 और तुम लोग गणित बिगड़वा देते हो, मैथमेटिक्स को हमें कह रहे हैं इसको जोड़ के दिखा दीजिए एटीपी कितना है। 34 हुआ ना। हाँ, 34 हो गया। 40 एटीपी कितना हो गया टोटल? 40 एटीपी हो गया ना, प्लस करके। दो वेस्ट कहाँ होता है? लॉस जो है। टोटल कैसे करेंगे? टोटल आया 40, ठीक है, 40 आया ना, तो 40 में से 2 क्या है? लॉस हो जाएगा और बचेगा 38 एटीपी का नेट गेन। नेट गेन, ठीक, समझ में आ गया। अब 2 एटीपी अभी और खर्च होगा, सही कहाँ होगा? 36 का नेट गेन नहीं है। यूकैरियोट में 38 का नेट गेन, यूकैरियोट में 36 का नेट गेन। एक ग्लूकोज से 36 एटीपी का शुद्ध लाभ, और प्रोकैरियोट में 38 का नेट गेन होता है। पहले नोट कर लीजिए, देखिए लिखेंगे इन यूकैरियोट में क्या है? यूकैरियोट में 36 एटीपी नेट गेन, और प्रोकैरियोट में क्या है? 38। कोई बताएंगे क्यों ऐसा लिखा जा रहा है? नहीं, सुन लीजिए, ये जो है आपके पास यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, NADH कहाँ बना? ग्लाइकोलाइसिस वाला साइटोप्लाज्म में। तो जो यहाँ NADH2 बनता है, उससे एटीपी कब बनेगी? जब ये पहुंचेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। क्रॉस करने में 2 एटीपी का खर्चा आ जाता है, इसलिए 2 और माइनस कर देते हैं, 36। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में 38 ही क्यों रहता है? माइनस नहीं करते हैं 2, क्योंकि वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, ठीक है। तो वहां पर साइटोप्लाज्म में सब कुछ चल रहा है, इसलिए वहां माइनस नहीं कराएंगे। क्रैब साइकिल कहाँ चलती है? मैट्रिक्स में, साइटोप्लाज्म में बोलेंगे, वहां ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो वहां पर आप नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, कि 2 एटीपी कहाँ लॉस हो गए। यहाँ मैं आगे बढ़ा दे रहा हूं, लिखेंगे 2 एटीपी, लिखिएगा इन यूकैरियोट में 2 एटीपी क्या हो जाते हैं? कंज्यूम हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। किसमें? फॉर ट्रांसपोर्ट करने में, ट्रांसपोर्ट ऑफ 2 NADH2, क्योंकि एक NADH2 को ले जाना है तो 1 एटीपी, 2 NADH2 है ना टोटल ग्लाइकोलाइसिस में, उनको माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर कराना है। 2 NADH2 फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और प्रोकैरियोट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो याद रखिए 38 और 36 बनेंगे टोटल 40। अब यहां पर ये बता दीजिए, हमको ये पूछा जाता है एक ग्लूकोज से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से कितना एटीपी टोटल बनेगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से कितना बनेगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जानते हैं, ETS, वही ETS है। अभी जब ETS पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं, यहां लिख लीजिएगा, यही ETS क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देखिए फॉस्फोराइलेशन का तो मतलब क्या है? एटीपी का बनना है, सीधी सी बात है। अगर हमारे पास ADP है, उसके साथ क्या जुड़ जाए? फॉस्फेट, तो क्या बन जाएगा? ATP। यही रिएक्शन को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। अब ये 2 प्रकार का होता है, एक है फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो फोटोसिंथेसिस में भी तो एटीपी बनती थी, याद आ रहा है ना, वो कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। और एक एटीपी यहां बन रही है, वो एटीपी लाइट रिएक्शन में बन रही थी। लाइट रिएक्शन में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़े थे। ये एटीपी बनती है, उसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, और इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्यों? क्योंकि ये जो एटीपी बन रही है, ये एटीपी कैसे बनी है? NADH2 और FADH2 के द्वारा। और NADH2 FADH2 जब ETS में जाते हैं तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है इनका। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के पश्चात एटीपी बनती है, इसलिए बोलते हैं ऑक्सीडेटिव, ठीक है। तो 34 ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से कितना बनेगा? 6 ध्यान रखना है। लिंक रिएक्शन में 6 और इसमें 22, 22
क्रेब्स साइकिल में ईटीएस के द्वारा या ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के द्वारा 22 एटीपी पूछा है। टोटल क्रेब्स साइकिल में कितना एटीपी बनता है? 24। दो ये वाला और जोड़ेंगे, अभी टोटल 24 बनेगा। ये दो डायरेक्ट है, ईटीएस से पूछेगा तो 22 है। तो अलग अलग ध्यान रखना किसका पूछा जा रहा है। समझ में आ रहा है कि टोटल पूछा जा रहा है कि खाली यही वाला सबस्ट्रेट लेवल या खाली ईटीएस वाला। समझ में आ रहा है? हाँ बताइए। ये तो खत्म हो गया। तो खाली ग्लाइकोलाइसिस से समझ में आता है ग्लूकोज से इसमें पाइरुवेट बना दिए 10 स्टेप में, जिसमें से पहले और तीसरे पे 2 एटीपी लगा था और सबसे दूसरे पे 2 एटीपी फॉर्म हो गए, 4 एटीपी नेट फॉर्म हो गए, 4 एटीपी नेट। अब कहाँ नहीं समझ में आया? दूसरे एटीपी जैसे 2 एटीपी छठवें रिएक्शन पे निकला है, तो ग्लाइकोलाइसिस पूरा है, उसमें ग्लूकोज से पाइरुवेट बनाए थे, लिंक रिएक्शन पाइरुवेट से चालू एसिटाइल कोएंजाइम में बन गया। ठीक है, उसमें वो भी नहीं याद आ रहा है। याद नहीं गोल चक्कर नहीं, समझने की कोशिश नहीं की गई। तो बताइए समझ में कहा नहीं है, हमको ये बता दीजिए। अब तुम बोल रहे एक मिनट तुम्हारे इनका भी सुनना है। हाँ ये भी 2 एटीपी से बना है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस से पाइरुवेट से जाएंगे सर, तो उसमें भी माइनस होगा ना। भाई देखिए सीधा सीधा है, ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH2 बनता है, उससे 6 एटीपी बनती है, ईटीएस में जाएगा जब वो। और सुनिए ग्लाइकोलाइसिस में पहला स्टेप और तीसरा स्टेप पर 2 एटीपी खर्च हो जाती है, खर्च वाला लास्ट में हटाएंगे पूरे से, क्योंकि एक जगह तो खर्च हो रहा है, केवल एक जगह भाई ना 2 स्टेप पर। और बनता कितना ग्लाइकोलाइसिस में? 7 और 10 स्टेप पर 1-1 2 हुआ, डबल चलेगा 4 एटीपी बनी, 2 ऊपर खर्च हुए, बनी 4 कौन सी वाली? 4 डायरेक्ट बनी, बनने को तो 10 बनता है। अगर कहा जाए ग्लाइकोलाइसिस में कितना एटीपी टोटल बना, तो आप ये 6 ये जोड़ेंगे और 4 वो जोड़ेंगे, 10 बोलेंगे। ईटीएस से कितना बना? 6 खाली। समझ में आ रहा है? आ रहा ना? अब समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? उसके बाद नीचे जाएंगे तो जो NADH2 है इससे 6 एटीपी बन जाएगा। हाँ ठीक है, 2 एटीपी बना है, उसके बाद 2 बना है, टोटल 4 बोलेंगे उसको, 4 आप बोलेंगे, ठीक है, डबल होता वो। ऊपर माइनस करा तो है, ये माइनस ये यही तो है। अगर पूरे रेस्पिरेशन में एटीपी खर्च कहाँ हो रहा है? ऊपर वाले स्टेप में केवल, ग्लाइकोल कहीं खर्चा नहीं होता है। तो जब बनेगा जितना भी आप टोटल बना लेंगे उसमें से 2 घटा देंगे इसको ऊपर वाले को, और कुछ समस्या नहीं है। समझ में आया? हाँ आप तुम क्या कह रहे हो बताओ जी। ग्लाइकोलाइसिस आ गया कि पाइरुवेट एसिड बन गया ग्लूकोज से। हाँ अच्छा हमको बताइए, समझ ये नहीं क्या क्या तुमको समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया ये बता दीजिए। मैं साथ साथ बताते जा रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या आपको, मैंने आपको जब लिंक रिएक्शन पढ़ाया था, लिंक रिएक्शन में मैंने आपको बताया था ये पूछा जा सकता कौन सा एंजाइम है, तो एंजाइम पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। हाँ कितने NADH2 बने बोले? एक बार में 1 और 2 होगा, 2 बनेगा टोटल। ठीक है, अब मैं क्रेब्स साइकिल बताया, तो क्रेब्स साइकिल में बताया कि ऑक्जेलोएसिटिक एसिड क्या चीज रिसीव करता है, एसिटाइल कोएंजाइम को पकड़ने कौन आता है? रिसीव करने, तो वो ये रिसीव करने आता रिसेप्टर है। ठीक है, इसके बाद में वो अल्फा कीटोग्लूटारेट का जिक्र किया था। देखिए बनने को जो मेन है वो आपको बताया जा रहा है, वो कनेक्टिंग लिंक है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के साथ में। पूरी सीक्वेंस बताई कि इसके बाद में अल्फा कीटोग्लूटारेट के बाद क्या बनेगा, उसके बाद क्या बने, कितनी जगहों पर NADH2 बनना है ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत डीप क्वेश्चन हो जाएगा कि बताइए किसके बीच में बनता है, ये भी पूछा जा सकता है कि NADH2 किस किस के बीच में बन रहा है। तो ये आपको रिएक्शन रट्टा होनी चाहिए फिर ये, तो आप बोलेंगे सिट्रेट और अल्फा कीटो बनेगा, दूसरा इसके बीच में बनेगा, तीसरा इसके बीच में बनेगा, FADH2 किसके बीच में? सक्सिनेट और फ्यूमरेट के बीच में। कैसे दिमाग में फीड रखेंगे ये देख लीजिए। जैसे पहला स्टेप पर ध्यान रखना है, ये पहला स्टेप हुआ ना, इस पर कोई NADH2 नहीं बनेगा। फिर 2 स्टेप पर लगातार बनेंगे, फिर दिमाग में रखना कि अगले 2 स्टेप पर लगातार बनेंगे, कोई स्टेप मिस नहीं होने पाएगा। 2 स्टेप पर पहले पे नहीं बनेगा, 2 पर लगातार बनेगा। फिर 1 स्टेप पर ये छूटेगा, छूटा है ना, वो किसके लिए छूटा है? सबस्ट्रेट के लिए। 1 स्टेप छोड़ करके फिर FADH2 बना,
बना ना, आपकी बार फिर एक स्टेप छूटा, आपकी बार क्या बनेगा, NADH2 बनेगा। तो एक जहां तो देखना है कि पहले के बाद दो लगातार, फिर एक एक स्टेप छोड़ छोड़ करके कहीं FADH2, कहीं क्या एक बार FADH2 तो एक बार NADH2 बना है। और सब स्टेट लेवल देखना सब डबल चलेगा। दो एसिटाइल एंजाइम है, एक पायरुविक एसिड से चला रहे हैं, 2 पायरुविक एसिड हो जाएगा तो ये सब डबल डबल हो जाएगा, सब कुछ ये डबल काउंटिंग करेंगे आप। अब यहाँ पे ये अगर नहीं समझ में आए तो ETS तो वो खिचड़ी है, ETS अभी देखेंगे दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन मैं इसको ETS को बहुत विधिवत तरीके से आपको बताऊंगा, बस आपको समझना है उसको। इतना समझ में आ गया? हाँ, और कुछ नहीं आया हो तो बता दीजिए अभी। और इससे ज्यादा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सक्सीनेट वाला आता है, ये ध्यान रखना, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं रहता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर रहता है एंजाइम। बाकी सारे एंजाइम इसके जो हैं भले नहीं लिखे हैं, वो सब मैट्रिक्स में पड़े हुए हैं। ठीक है, बढ़ जाए आगे। बैलेंस शीट समझ में आ गई, किसमें कितना बनता है। ठीक है, थ्योरेटिकली क्यों पॉसिबल है, प्रैक्टिकली क्यों पॉसिबल नहीं, ये मैंने रीजन बता दिया, ये पता होना चाहिए। अब हम सबसे भयंकर टॉपिक पे चल रहे हैं, कौन सा वाला है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस पूरे बुक का सबसे खतरनाक टॉपिक है। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा उसको, ध्यान नहीं आएगा एक एकदम माइंड सेट करके। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तत्काल बताइएगा जहां नहीं समझ में, क्योंकि जानते नहीं है, फिर जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो फिर हमको ये फिर पूरा टाइम वेस्टिंग प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नाम से लग रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह दिया जाएगा, दूसरे से तीसरे। क्या है उस इलेक्ट्रॉन में, कहां से आया पहले वो जान लीजिए। आपके पास NADH2 बना था ना, FADH2 भी बना था, इससे 3 ATP, उससे 2 ATP। आखिर बनती कैसे वो ATP, वो समझना है, ये यही बताएगा ATP बनी कैसे। इसके ये जब टूटता है, भाई टूटेगा तभी तो ATP बनेगा। तो हम तोड़ के दिखा दें इसको, क्या बनेगा, तो बोलेंगे NAD+ बनेगा, +2H+ बनेगा, +2 इलेक्ट्रॉन, यही सब तो आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना। NADH2 टूटेगा तो 2 हाइट इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा अपने अंदर से, NAD+ बना देगा, इतना पता होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ रहा है यहां तक, ये कैसे हो रहा है? क्योंकि 2H+, 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज आपस में बैलेंस करेंगे, यहाँ कोई बैलेंस नहीं है, ये न्यूट्रल है। देख रहे हैं ना, ये न्यूट्रल क्यों हुआ ये? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब NADH2 के अंदर है क्या है, इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी है। NADH2 जब टूटेगा इलेक्ट्रॉन निकालेगा, उस इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी है, और वही एनर्जी यूज करके क्या बनाएगी, ATP उसी एनर्जी से। मतलब NADH2 सोर्स है इलेक्ट्रॉन का, या हाइड्रोजन प्लस का कह सकते हैं। ये टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन में एनर्जी भरी हुई है, इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ेंगे तो एनर्जी को रिलीज करेंगे। जैसे हम चलते हैं पैदल तो अपनी थका एनर्जी लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एक प्रोटीन एक कैरियर से दूसरे कैरियर पर, दूसरे से तीसरे पर फेंका जाएगा, एनर्जी लॉस कराएगा, उसी एनर्जी को यूज करके ATP बना ली जाएगी। समझ में आ रहा है? आया यहां तक? तो आप इस चीज को लिख लीजिएगा कि NAD, लिखते भी रहेगा, NADH2 इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का भी सोर्स है, लेकिन हमको एनर्जी किससे बनानी है, इलेक्ट्रॉन से बननी है। ठीक है, और आगे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है इज सोर्स कंटेन एनर्जी, वहां लिखिएगा इलेक्ट्रॉन कंटेन एनर्जी, उसके अंदर क्या है, एनर्जी है। ठीक है, अब ये एनर्जी अपनी जब रिलीज कराएगा तो ATP बनेगी। लिख सकते हैं ATP फॉर्म कैसे होगा, बाय एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहते हैं NADH2 से ATP बनती है, कैसे, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उससे बनेगा ATP, उसकी एनर्जी को यूज करके। ठीक, अब ATS चलता कहां है, तो ATS ये तो हो गया समझाने के लिए इतना। ATS बोलेंगे कहां चलेगा बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कहां चलेगा, इनर मेम्ब्रेन पर, माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर की मेम्ब्रेन पर, एट इनर
मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब ये डायग्राम बुक में बना हुआ है, उसको थोड़ा सा, इसको मैं हटा दे रहा हूं, देखिए क्योंकि जगह नहीं पड़ेगी, हटा दें इसको, देख लिया सब ना, उसको यहां से हटा दे रहे हैं। ये देखिए, तो ये आप जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जब आप दिखाते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये इस तरीके से होता है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टी। अंदर वाली मेम्ब्रेन ये है, ध्यान रखना, ये बाहर वाली है। बीच की जगह को क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। दो मेम्ब्रेन के बीच में खाली जगह इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, लिख लीजिएगा यहीं पर, ये है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, या इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया देखा जाए तो अंदर, मेन तो अंदर वाला हिस्सा है ना, बाहर वाला तो केवल एक मेम्ब्रेन है, अंदर वाला मेन पार्ट यही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ जो जगह बच रही है, यही जगह क्या है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। इसी को बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल। जैसे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होता है ना, हार्ट के चारों तरफ की मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। ठीक है, ये चीज है। अब इसको देखिए, यहां पर इस जो मेम्ब्रेन को, इस वाली को हम लोग दिखा रहे हैं, ये वाली मेम्ब्रेन, इसको मैं डबल करके दिखा रहा हूं, क्योंकि जानते हैं मेम्ब्रेन में क्या होती है, प्रोटीन। इस वाली मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन लगी होती है, सेल मेम्ब्रेन में आपने पढ़ा है, और अंदर में भी प्रोटीन होगा, इसमें भी क्या होंगे, प्रोटीन लगी होंगी। तो अंदर वाली मेम्ब्रेन को हम क्या करके दिखाएंगे, अंदर वाली मेम्ब्रेन को थोड़ा सा ब्रॉड कर दे रहे हैं। ये दो नहीं है, ये एक ही है। ये अंदर वाली मेम्ब्रेन को दिखा रहे हैं सीधा करके, इसको ऐसे सीधा करके एकदम। आप सोचिए, मैंने यहां से काटा है, इतना एरिया काट के दिखा रहा हूं मैं वहां पर, समझ में आ रहा है। और ये डबल करके दिखा रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हमको प्रोटीन दिखाने हैं, तो मैं डबल कर दिया है, एक ही लेयर वो। अब इसके इधर क्या होगा, खाली जगह, ये वाली जगह जो बच रही है, ये खाली जगह इसके इधर है, और इस मेम्ब्रेन के नीचे क्या है, तो बोलेंगे मैट्रिक्स है, तो इसके उधर क्या है, मैट्रिक्स। तो आप लिखेंगे यहां पर क्या है, ये मैट्रिक्स है, और यहां पर क्या है, ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस लिखा गया होगा, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब मैं इसको हटा दूं यहां से, क्योंकि ये देखिए हटा दे रहे हैं इसको सब, इसको फिर थोड़ा सा पूरा समझ लीजिए, पूरे पे बनेगा वो, एक ही स्लाइड पर सब खत्म। तो बुक में लिखा है सब, मैंने समझा दिया है कि ये साइड क्या है, ये क्या है, और ये साइड क्या है, बार बार नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, देख लीजिएगा मैं लिखा हुआ है। अब देखिए, इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन है, बाहर में भी प्रोटीन है, अंदर भी है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, पहले ये समझिए क्या होता है, यहां लिख रहे हैं साइड में 5 कॉम्प्लेक्स होगा। ये है क्या कॉम्प्लेक्स, तो बताएगा कहां होते हैं, अंदर की मेम्ब्रेन में लगे हैं 5 कॉम्प्लेक्स लगे होते हैं। 5 टाइप के हैं, 5 काउंटिंग नहीं है, 5 काउंटिंग नहीं है, 5 प्रकार के कॉम्प्लेक्स है, सीक्वेंस में लगे होते हैं। इनमें होता क्या है, तो बोलेंगे प्रोटीन है, और साथ में कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी जुड़ा होगा, जैसे हीमोग्लोबिन कहेंगे, क्या है हीमोग्लोबिन में, हीम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन और हीम क्या है, नॉन प्रोटीन। ऐसे में 5 कॉम्प्लेक्स दिखाए जाएंगे। तो 5 कॉम्प्लेक्स में ये प्रोटीन है और प्लस क्या है, नॉन प्रोटीन, दोनों चीजें रहती हैं इसमें। एक कॉम्प्लेक्स में आपको दोनों चीजें देखने को मिलती हैं। 5 कॉम्प्लेक्स कहां मिलेगा, एट इनर मेम्ब्रेन, अंदर की मेम्ब्रेन पर 5 कॉम्प्लेक्स लगे हैं। ठीक है, ये टॉपिक किसी को ढंग से समझ में आया है, बताइए, ये टॉपिक ढंग से समझ में आया किसी को पहले से आज तक? हाँ, क्या कर रहे हो, क्वेश्चन बता दे। अच्छा, यहां तक समझ में आ रहा है, जो चला रहा हूं वहीं रोकिएगा, जाने ही समझ में आएगा। 5 कॉम्प्लेक्स में दिखाने जा रहा हूं, देखिए ये देखिए, पहला कॉम्प्लेक्स ये है, ठीक है, ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है। दूसरा कॉम्प्लेक्स यहां नहीं बनाते, एक्चुअली दूसरा ये वो तीसरा बोला जाता है, जैसे वैसे नोट कर लीजिए। अगला कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है ये, ठीक है,
ये थर्ड है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर 2 आएगा। ये कैसे बना डायग्राम, सर्किल नहीं किया गया ना उन्होंने ना, एक सेकंड, हाँ कोई बात नहीं, समझ गए हो। ये इसको इस तरीके से निकाला कि ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये थर्ड है, वो सेकंड है, सॉरी ये सेकंड वाला है। 1 2 3 हो गया, आगे कॉम्प्लेक्स 4 बोला जाएगा, यहाँ कॉम्प्लेक्स 4 और एक कॉम्प्लेक्स 5 में ये किधर किया गया है, ये इधर ही ये भी होगा। सर्किल किधर है वो बोला, देखिए किधर बना है इन्होंने, चलो इधर साइड में है, वो भी इधर इस साइड में है। यहां तक आया। क्या होता है इन कॉम्प्लेक्सेस में ये रटना है, 5 कॉम्प्लेक्स में लगा क्या क्या है देखिए। हाँ एक एक चीज ध्यान सुनिएगा। पहला जो कॉम्प्लेक्स है इसमें यफ यम यन ठीक है, और यफ ई एस। पहले समझ लेते हैं क्या क्या है इनमें। फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, और यफ ई एस क्या है, आयरन सल्फर प्रोटीन, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। हमने कहा है कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा क्या, कुछ प्रोटीन पार्ट मिलेगा, कुछ नॉन प्रोटीन। ये फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड कोई प्रोटीन नहीं है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। आयरन सल्फर प्रोटीन है, ये आयरन और सल्फर के साथ प्रोटीन मिक्स है इसमें, ठीक है। तो यहां लिख लीजिएगा, ये फुल फॉर्म इसकी यफ यम यन क्या है, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियो, ये चीजें अलग पेज पर नोट करते हैं, डायग्राम एक पेज पर। और एफ ई एस क्या है, आयरन सल्फर प्रोटीन है, ठीक है। अभी इसको मैं हटा दूंगा यहां से। दूसरा देखिए, इसमें आ जाइए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड हो गया। थर्ड वाले में क्या है, एफ ई एस को बीच में करते हैं, साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C1, ठीक है। बी हो गया और C1। एक्चुअली ये बाहर नहीं दिखाएंगे, ध्यान रखना, ये अंदर है, ये मेरा यह जगह कम पड़ी, ये दोनों सब अंदर ही है मेम्ब्रेन में, ठीक है। साइटोक्रोम C1 और B दिखाएंगे, ठीक। इसके बाद में यहां पर भी क्या दिखाएंगे, FES दिखाएंगे, ठीक है। और इसको हटा दे रहे हैं, यहां पर FAD क्या दिखाएंगे, इधर FAD दिखाएंगे और इधर क्या दिखाएंगे, FES। समझ में आ रहा है। एक चीज देख रहे होंगे, FES तीनों में है, FES को आंख बंद करके तीनों में ध्यान रखना है कि वो तीनों तक है FES, ठीक है। पहले में FMN था, यहाँ FAD आ गया, इधर में साइटोक्रोम B है तो इधर में C1 है, ठीक है। इसके बाद में ये क्या है, साइटोक्रोम A और A3, ठीक है। और यहां पर एक कॉपर इधर दिखाएंगे आप Cu++ और एक कॉपर इधर, 2 कॉपर आयन होते, पूछा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के अंदर कितने कॉपर आयन, 2 कॉपर आयन। कौन कौन से पिगमेंट, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 है, A3, ठीक है। और ये है कि एटीपी सिंथेज एंजाइम, लास्ट जो कॉम्प्लेक्स बचा 5वां वाला, ये एक एंजाइम है। ये क्या है, एटीपी सिंथेज, मैं लिख रहा हूं, एटीपी सिंथेज एंजाइम है, ठीक है। इस एंजाइम में 2 पार्ट होते हैं, कितने पार्ट हैं इसमें, 2 पार्ट। हमने एंजाइम आपको एक बार पढ़ाया था, इसमें F0 पार्ट ये है और F1 पार्ट ये है। F0 पार्ट चैनल का काम करता है और F1 पार्ट एक्चुअल एंजाइम है। वो कहां तक आया, 5 कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स में प्रोटीन भी रहेगा और नॉन प्रोटीन। अभी तक आपको नॉन प्रोटीन ज्यादा दिख रहा होगा, प्रोटीन भी अभी बताएं। देखिए, इस कॉम्प्लेक्स के साथ में एक एंजाइम और रहता है, जैसे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स जो 1 है। देखिए जो कॉम्प्लेक्स, यहाँ कॉम्प्लेक्स इस साइड में लिख लीजिए, देखिए कॉम्प्लेक्स जो 1 है, उस 1 में क्या क्या चीजें यहां से दिख रहा है, FMN और FES है। तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, FN मिलेगा और FE, और क्या मिलेगा बताइए, खाली इतने से काम नहीं चलेगा। NADH डिहाइड्रोजनेज एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन है, NADH डिहाइड्रोजनेज ये एंजाइम, ये कॉम्प्लेक्स 1 की बात हो गई। कॉम्प्लेक्स 2, पहले थर्ड देख लीजिएगा। थर्ड में आपको तो दिख रहा, बताने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, कोई एंजाइम अलग से नहीं रहेगा। कॉम्प्लेक्स जो आपको कौन सा वाला, 4 वाला,
4 वाला नहीं, सॉरी सेकंड वाला है। तो कॉम्प्लेक्स सेकंड कौन सा है, ये वाला, देखिए ये वाला। इसमें FADFES और साथ में एक एंजाइम जो कॉमन बताया था मैंने, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, वो यहीं लगा रहता है। तो FES और FAD और सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, डिहाइड्रोजनेज देखिए पूरा लिख लीजिएगा, डिहाइड्रोजनेज हो गया। और कॉम्प्लेक्स नंबर ये कौन सा हो गया, ये 0.234 हो गया। 4 में देखिए कॉम्प्लेक्स 4 का दूसरा नाम, कॉम्प्लेक्स 4 को क्या बोलते हैं, अभी नोट कर लीजिए, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बोलते हैं। इसमें जो एंजाइम रहेगा, इसमें आपका रहेगा साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 और साथ में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम रहेगा, ऑक्सीडेज, ये एंजाइम का नाम है जो इसमें देखने को मिलेगा इसके साथ। और कॉम्प्लेक्स 5 जो है, कॉम्प्लेक्स 5, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 5 को बोलते हैं ATP सिंथेज एंजाइम। लास्ट में ATP यही बनाया, कहा जाए ATP कौन बनाया, ये बनाएगा, किसकी मदद से बनाएगा, सबकी मदद से बनाएगा, चारों की मदद मिलेगी, ठीक है। अब ये देखना है कि कहते हैं एक NADH2 जब ऑक्सीडाइज होता है तो 3 क्या बनते हैं, ATP कैसे बनते हैं वो देखना है। इसको मैं हटा दे रहा हूं यहां से। हाँ, ये रेस्पिरेशन ही तो चल रहा है। हाँ, तो वो अलग कहानी है, वो उसमें ATP अलग तरीके से बनती है, यहाँ उसकी मैकेनिज्म अलग है थोड़ी सी। देखिए अब यहां से कॉम्प्लेक्स वाला भी हटा दें, इसको लिख लिए है ना सभी, क्यों, इस वाले को मैं यहां से हटा दे रहा हूं, यहां जगह खाली करनी पड़ेगी। ये देखिए अब आपके पास NADH2 आया, इससे क्या बनेगा, NAD+। क्या निकला इसमें से बताइए, कोई क्या निकला उसमें से, 2 हाइड्रोजन निकले और 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को अभी भूल जाइए, हाइड्रोजन को अभी कौन पकड़ेगा वो देखेंगे, मैं इलेक्ट्रॉन देख रहा हूं। 2 इलेक्ट्रॉन निकले, क्योंकि डायग्राम जानते हैं बुक में इतना कॉम्प्लेक्स, अभी इसमें बनाने में कॉम्प्लेक्स। 2 इलेक्ट्रॉन निकले, वो इलेक्ट्रॉन देखिए यहां गए, सीधे से एरो बना रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन कहां गए, यहां गए, ठीक है। FMN से FES पर गए, समझ में आया। यहां से कहां जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, ये जानते हैं सब इलेक्ट्रॉन कैरियर है, कैरियर समझते हैं, मैंने इनको इलेक्ट्रॉन दिया, इन्होंने तुमको दिया ना, चल रहा। NADH से इसको मिलेगा, इससे इसको, फिर इसको, फिर इसको, चलता है। लास्ट में किसको मिलेगा, ऑक्सीजन को जाएगा। FES से इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम B के पास। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कूदता नहीं है, कूद के नहीं जा पाएगा, कॉम्प्लेक्स के अंदर तो चला गया, अब ये कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स पर इलेक्ट्रॉन कूदेगा नहीं अपने आप, उसको एक सहारा लेना पड़ेगा। सहारा किसका आएगा, यूबिक्विनोन का। तो आगे नोट करिएगा, यूबिक्विनोन कहां रहता है, यूबिक्विनोन अंदर है, ध्यान रखिएगा, मैं इसी के अंदर है यूबिक्विनोन, UQ आया। उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को यहां से पकड़ लिया। जो नहीं समझा दोबारा से आप इसको एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, जब दोबारा से देख लेंगे इसको तो समझ में आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन को एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 इलेक्ट्रॉन को यहां से पकड़ा। अब जब मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहा था तो हमने कहा था यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन कहीं बिना पैसे के नहीं भेजता है, फ्री हैंड में इलेक्ट्रॉन को नहीं ले जाता है। तो क्या है, इसको 2 हाइड्रोजन प्लस चाहिए, 2H+ लेगा तब ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाएगा। तो 2H+ यहां से जो 2H+ इसने फ्री किए हैं ना, कहां से आया, इसने फ्री किया, वो 2H+ इसके साथ जुड़ेगा, और इसके साथ जुड़ेगा तो किस, डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या बन जाएगा, UQH2। देखिए इसके मैं UQ के साथ 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो 2 नेगेटिव वैलेंसी आ जाएंगी, और 2H+ जुड़ेगा तो नेगेटिव वैलेंसी बराबर हो जाएंगी, प्लस माइनस सब बराबर बन जाएगा UQH2। अब UQH2 के अंदर इलेक्ट्रॉन बंद है, प्रोटॉन भी है, 2H+ भी है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कैसे देगा अपना, जब ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, साइटोक्रोम B को देगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए अगर UQH2 को आप तोड़ेंगे क्या बनाएंगे, इससे UQ बनेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 हाइड्रोजन फ्री होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। अरे इसको तोड़िए,
सोडियम को तोड़ते हैं Na++ इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, ये तोड़ेंगे तो U2 H2 को तोड़ेंगे तो 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, यहां चला गया। हाइड्रोजन कहाँ चले गए, हाइड्रोजन जहां से लेते वहीं वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में बचा क्या, U2, तो U2 रिटर्न हो गया, देखो जी फिर से आ गया, फिर से नया इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा, अपना रूप बदलेगा, U2H2 में चेंज हुआ, तो इलेक्ट्रॉन दे करके फिर वापस अपने उसी रूप में रिटर्न, फिर वही काम फिर से। तो 2 हाइड्रोजन प्लस का वो सहारा लेता है इलेक्ट्रॉन को देने के लिए। और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये फ्री है, ये यहां से यहां मूव कर सकता है, बाकी कोई इलेक्ट्रॉन ये कोई कैरियर नहीं मूव कर सकता है। तो अगर पूछा है 2 ही इलेक्ट्रॉन, आयरन इलेक्ट्रॉन कहां मूव कराएगा, आयरन इलेक्ट्रॉन लेगा और लेकर के अपने स्टेट चेंज करेगा, वो पॉजिटिव आयरन नहीं लेता। मेरी बात सुनिए, FeS ने इलेक्ट्रॉन लिया, अब इलेक्ट्रॉन यहां देना है, अगले कॉम्प्लेक्स नंबर 3 पर देना है, कूद के इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन किसका सहारा लेगा, यूवी किनॉन, क्योंकि यूवी किनॉन इंडिकेटर है, दलाल है, वो यहां से संपर्क साधेगा और यहां पहुंचाएगा उसको। हाँ, अरे वो कहानी छोड़ दो, केमिस्ट्री हमको भी नहीं आती है, और केमिस्ट्री तुम भी मत सोचो। रिडक्स पोटेंशियल अगर कहा जाए तो ये सब बढ़ते हुए रिडक्स पोटेंशियल के क्रम में लगे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन कैरियर लगे हैं ना, सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा, रिडक्स पोटेंशियल के बढ़ते क्रम में लगे हैं। वो ज्यादा उसको PhD नहीं करने, सबसे ज्यादा कमी आप लोगों की यही होती है कि किसी सब टॉपिक में एकदम डीप चले जाते हैं और आप फिर सिलेबस माइनस में लगता है, ठीक है। आप वहां तक करिए जहां तक और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आपके पास यही बुक में बार बार कहते हैं, ये बुक काम नहीं है, इसको सेट करना बड़ा कठिन काम है। हाँ, ये चीज है कि ये नहीं समझ में आया, इतना समझ लीजिए। अब इसके अलावा फिर डीप चले जाएंगे तो कहानी गड़बड़ होने लगती है फिर वहां पर, ठीक है। तो वो मत करिए। जहां तक समझ में आया, साइटोक्रोम B को इलेक्ट्रॉन किससे मिला, UQ से मिला। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर अभी मैं लिखा दूंगा। यहां जब इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किसको जाएगा, जाहिर सी बात है FeS पर जाएगा। FeS से इधर एरो बना दीजिएगा कि कहां से कहां जा रहा है। यहां से इलेक्ट्रॉन पहुंच गया साइटोक्रोम C1 में, ध्यान रखना C1 से इलेक्ट्रॉन फिर यहां जाना है, यहां नहीं जाना, सॉरी, कहां जाना है, यहां जाना है, यहां नहीं भेजेंगे, अभी बताएंगे यहां कब जाएगा, ठीक है। इसको मिस करिए, सेकंड इसलिए मैंने हटा दिया है। इससे इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, चौथे पर जाएगा, फिर कूदना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, फिर एक दलाल का सहारा चाहिए, इमीडिएटर। वो इमीडिएटर है साइटोक्रोम C। कौन सा है, C। तो देखिए यहां पर गोला करके लिख रहा हूं साइटोक्रोम C। ये C1 था, C1 मोबाइल नहीं है, C मोबाइल है, ठीक है। ये C क्या करेगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा और ले आकर खींच के यहां पकड़ा फेंक देगा उठा करके। देखिए यहां आ गया, ये सीधे देखिए, ये साइटोक्रोम C ने इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन को यहां से खींच करके इसको दे दिया, ठीक। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन, एक चीज ध्यान रखना है, सीक्वेंस देख रहे हैं, ये क्रम कैसे चल रहा है, इससे इस पर आया, इससे इस पर नहीं गया, साइटोक्रोम C पर इधर से आ रहा है, ये, ठीक है। इसके बाद जब यहां से घूमा तो साइटोक्रोम A पर आएगा। आप यहां से नहीं बोलेंगे A3 से A पर नहीं जाएगा, जैसे इसमें यहां से यहां घुमाया गया था, नहीं, इसके बाद इस पर जाएगा A, वो सीक्वेंस है, ठीक है। A पर आया इलेक्ट्रॉन, A से कहां गया, A3 में गया, आ रहा समझ में यहाँ तक। A3 में जब इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, और 2 कॉपर आयन पता होने चाहिए कि ये कॉम्प्लेक्स 4 में क्या क्या है, तो साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, 2 कॉपर आयन, एंजाइम कौन सा, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। क्यों बोलते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को, क्योंकि ये साइटोक्रोम है ना, इसने 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ रखे हैं। अगर सोडियम है, सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अभी सोडियम Na+ में अगर टूटता है तो कितने इलेक्ट्रॉन बनाएगा, 1 फ्री करेगा ना, इसका मतलब इसके अंदर अभी 1 इलेक्ट्रॉन बंद है। तो इसका जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा, किसका, सोडियम का। ऐसे ही साइटोक्रोम का के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन जब देगा तो खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, रिड्यूस, खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा ना, कि ऑक्सीडाइज होगा भाई ना। अरे ये ऑक्सीडाइज हो रहा सोडियम, तभी तो सोडियम प्लस बन रहा, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकाला। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जिस चीज से, वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है। इसका ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन कर रहा है, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर 4,
इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए कॉम्प्लेक्स 4 को साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बोला जाता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 4 ही इसको क्या किया, ऑक्सीडाइज किया। समझ में आया? हाँ, तो यहां तक ये समझ में आ गया होगा। अब इलेक्ट्रॉन यहां पर चला गया, अब देखिए अब आपके पास जो कहते हैं ऑक्सीजन अब आ रही है, अभी तक ऑक्सीजन कहीं जुड़ा नहीं था। जो कहते हैं ना रेस्पिरेशन में सांस में ऑक्सीजन जाती है, अब जुड़ेगी। ऑक्सीजन के आधा मॉलिक्यूल जुड़ेगा, आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं, कहां से, प्लस देखते रहिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आया, कॉम्प्लेक्स 4 में A3 के पास है, A3 ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, ऑक्सीजन को। आधा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, भाई एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टूटेगा आधा बनेगा, और प्लस क्या है 2 हाइड्रोजन प्लस। अब बताइए 2 प्रोटॉन कहां से खींचे गए, यही दिमाग लगाना, ये कहां से हैं, इधर से खींचा गया। इधर की साइड को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ये नोट कर लीजिएगा, ये फ्रॉम स्ट्रोमा, बुक में बढ़ा लीजिएगा जो नहीं लिख रहे हैं, ये स्ट्रोमा से आया, खींचा गया है। ठीक है, हो गया। क्या बनेगा ये मिलकर के सब, ये बनेगा वाटर, बन गया, एक पानी का मॉलिक्यूल बन गया ना। तो रेस्पिरेशन में वाटर भी तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। कार्बन डाइऑक्साइड तो अब तक निकल चुकी है, कहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड लिंक रिएक्शन में निकला था, अभी कैलकुलेट भी करा देंगे आपके, उसमें क्रेब्स साइकिल में निकला था, ग्लाइकोलाइसिस में कहीं नहीं निकला था। ठीक, जहां वाटर बना, एक वाटर बना, एक NaDH2 से एक वाटर, ठीक है, आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का यूज हुआ, वाटर बन गया। अब क्या बनाना है, और एक चीज देखिए, FADH2 से, अब एक चीज, एक NaDH2 से कितना ATP, कितना ATP, 3। कैसे बनता है, उस ध्यान से देखिएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ता है तो एनर्जी को लॉस करेगा कि नहीं करेगा, लॉस करेगा, करेगा ना। आखिर इलेक्ट्रॉन के अंदर ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन NaDH2 से जैसे फेंका इलेक्ट्रॉन, तो उस इलेक्ट्रॉन बड़ा एक्साइटेड है, ऊर्जा है, वो FMN को मिला, फिर उसने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, इसको दिया, थोड़ी सी एनर्जी घटी, फिर इलेक्ट्रॉन कहां आया, यहां आया, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और घटी। तो जैसे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी घटती है तो कहां जाती है आखिर, वो इलेक्ट्रॉन जो अपनी एनर्जी निकाल रहा, जैसे से नीचे भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस करा रहा है, एनर्जी जा कहां रही, उस एनर्जी का प्रयोग किया जा रहा है। अभी मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ही ATP बनाई जाएगी। किससे बनेगा, इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ेगा अपनी एनर्जी को लॉस करेगा। लिख लीजिएगा, व्हेन, यहां लिख लीजिएगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन कैरियर, एक कैरियर से अदर की तरफ जब वो मूव करेगा, इट रिलीज द एनर्जी, वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज कराएगा। ठीक है, और यही एनर्जी यूज की जाएगी, दिस एनर्जी यूज की जाएगी किसके लिए, यहां से यहां H+ को पंप कराया जाएगा, जबरदस्ती पंप। देखिए बुक में डायग्राम बना है, 4 H+ यहां से पंप किए जा रहे हैं, 4 H+ यहां से, 2 H+ यहां से पंप हो रहा है, मैट्रिक्स से दोनों मेम्ब्रेन के बीच में भेजा जा रहा है। तो ये एनर्जी कहां से मिल रही है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी निकल रही है वही एनर्जी यूज की जा रही है। दिस एनर्जी यूज टू पंप H+ को कहां से, फ्रॉम मैट्रिक्स से, और कहां भेजा जा रहा है, टू पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। समझ में आया? अब बताइए यहां, अब देखिए यहां तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, उसने एनर्जी लूज की, जो एनर्जी निकली उस एनर्जी को यूज करके यहां से 4 H+ फेंके जाएंगे। कितने, 4 H+ यहां पर, 4 H+ कहां से, स्ट्रोमा से, मैट्रिक्स है, सॉरी क्या है ये, मैट्रिक्स, मैंने मैट्रिक्स लिखा ना, देखिए कहीं, हाँ मैट्रिक्स। और दूसरा कहां है, दूसरा आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3, यहां पर भी 4 H+ यहां से इधर किए गए। ठीक है, 4 H+ किया गया। इस पर अभी कहानी का, इसको बाद में बताना है। इस पर कितना है, 2। क्यों 2 किया गया, क्योंकि 2 यहां ले लिया गया, 2 H+ वाटर बनाने में खर्च हो गए, तो 2 ही फेंके जाएंगे यहां पर। तो इसमें भी आप इसमें यहां से 2 H+ को दिखाएंगे यहां पर,
ठीक है, कितनी जगह पर H प्लस फेंका जा रहा है? 3 जगहों पर। इसलिए एक NADH2 से कितनी ATP बनती है? 3। कारण समझ में आया 3 क्यों बनती है? क्योंकि 3 जगहों पर ये, अब ये इससे ATP बनेगा कैसे? अभी मैं FADH2 का इसको छोड़ा, ये FADH2 के बारे में बताना है इसलिए मैंने इसको छोड़ रखा है। ये स्पेशली किसके लिए है? FADH2 के लिए, ठीक है। अब जैसे ये देखिए जितने जगह H प्लस निकला, आप जानते हैं कि जब H प्लस यहां बढ़ जाएगा तो घटेगा। पेरीमाइट्रिकोंडियल में H प्लस बढ़ेगा, यहां से फेंका जा रहा लगातार फेंका, यहां बढ़ता चला जाएगा, यहां घटेगा। किसी मेम्ब्रेन के इधर और इधर जब H प्लस डिफर कर जाते हैं तो ये H प्लस क्या करेंगे? इधर भागने की कोशिश करेंगे ना। इधर क्यों आए? इलेक्ट्रॉन के पास इतना पैसा था, इतनी एनर्जी थी, उसने जबरदस्ती खींच के ले आया। अपने आप नहीं आए थे, पंप किए गए थे। क्या किए गए थे? ये पंप। तो पंप एनर्जी से किया जाता है। एनर्जी किसकी आई थी? इलेक्ट्रॉन की। अब जब ये बेचारे यहाँ H प्लस आ गए तो ये अपने आप अब भागेंगे, अपने आप भागेंगे बिना किसी एनर्जी को लिए। तो ये H प्लस कहाँ से जाएंगे? रास्ता ये है साइटोक्रोम। ये कौन सा वाला? ATP सिंथेज एंजाइम। इसके अंदर ये चैनल है, रास्ता है। ये सब के सब यहाँ अब देखिए डायग्राम में हल्का सा बना, ये सब H प्लस जितने हैं ये सब क्या है? H प्लस। ये सारे H प्लस यहाँ से निकल करके निकलने की कोशिश करेंगे, जाएंगे इधर। जैसे ही निकल करके यहाँ पहुंचेंगे H प्लस, तुरंत ये F1 पार्ट क्या हो जाएगा? एक्टिव। ये एंजाइम एक्टिव, ठीक है। और ये क्या करेगा? तुरंत ये ADP के साथ में क्या बना देगा? ATP बना देगा। ADP के साथ फॉस्फेट जोड़ेगा। ADP फॉस्फेट तो सेल में पड़ा, जुड़ नहीं रहा है। क्यों नहीं जुड़ रहा है? क्योंकि उसको जोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए, तभी तो बनेगा ATP। और एंजाइम अगर एक्टिव होगा तभी तो बनाएगा ATP। एंजाइम एक्टिव तब होता है जब इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन वो प्रोटॉन भागते हैं वहां बराबर करने के लिए। बराबर करना ना, बैलेंस करना है। यहाँ ज्यादा हो गया था, वहां कम था, इसको इक्वल करने के लिए सब भागेंगे और तुरंत ATP बनेगा। अब मैंने कहा कि 3 ATP बनती हैं, इधर देखते रहिए। जो पूछना बताइए, एक NADH2 से कितना ATP? 3। वास्तविक रूप से 2.5 होता है, 3 नहीं होता है, 3 माना जाता है। 2.5 ATP एक NADH2 से एक्चुअल बनती है। वो कैसे बनती है वो देख लीजिए। 4 H प्लस अगर भागे इधर से इधर, 1 ATP बनेगी। 4 H प्लस भागते हैं जब इधर से इधर तो कितनी ATP बनती है? 1। ये नियम है कि 4 H प्लस से क्या बनेगा? 1 ATP बनेगा। कब बनेगा? जब ये H प्लस चारों के चारों यहां जाएंगे। तो कितने इधर भाग के आए थे? 10। तो 4 से 1 ATP बनाने हैं। 10 H प्लस भाग के जब उधर जाएंगे तो कितने ATP बनेगी? 4 से 1 ATP, 10 से 2.5 ATP, बराबर हो गया ना। पहला और तीसरा हाइड्रोजन पंप होगा, पंप नहीं करेगा हाइड्रोजन, पंप प्रोटीन करेगा। आपने सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा है, पंप प्रोटीन है। ये प्रोटीन है, इसी के द्वारा ये पंप फेंका जाएगा। उसके अंदर जगह होती है। अरे 2 तरीके का चैनल प्रोटीन और पंप प्रोटीन होता है। चैनल में हाई से लो अपने आप जाता है और लो से हाई भेजना होता है। लो का मतलब यहां से यहां जबरदस्ती भेजा जा रहा है, तो ये पंप का काम करेगा ये प्रोटीन सब। समझ में आया? आया ना? हाँ, ऑक्सीडेशन। अब बताइए NADH2 के NAD में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन निकल रहा है, निकलने को क्या बोलते हैं? ये इसमें रिड्यूस हो रहा है ना, सॉरी ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। NADH2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए एंजाइम का नाम भी यही है, ठीक है। हाँ, यहां तक आया। तो 4H प्लस से इतना, तो टोटल 10H प्लस निकले तो कितना बनेगा? 2.5, जो मान लिया जाता है इक्वल टू 3 ATP के इक्विवेलेंट। अगर एग्जैक्ट कहा जाएगा तो 32 ATP बनता है। फिर वो अगर 2.5 से कैलकुलेट करेंगे तो 32 ATP आता है, फिर वो 38 की जगह। अब इनसे कैलकुलेट करिए, 3 मत जोड़िए, 2.5 जोड़िए, ठीक है। ऐसे ही अभी थोड़ा सा और समझ लीजिए। एक FADH2 से कितना बनता है? 2। वास्तविक रूप से कितना बनता है? 1.5। वो कैसे बनता है वो देख लीजिए। अब लास्ट बता रहे हैं, सब खत्म हो गया है। 5 कॉम्प्लेक्स मैंने बता दिए। 5 तरीके के कॉम्प्लेक्स लगे हैं, सब सीक्वेंस में लगे हैं। सीक्वेंस में नहीं है, खैर वो थर्ड वाला यहाँ है। अब देखिए, हाँ
इसको फिर से देखिएगा तो समझ में आएगा। हाइड्रोजन जो है हाँ तो सब ATP में जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा। देखिए एक एक करके जाएगा, 4 निकलेगा, एक एटीपी बनेगी, एक बनेगा इससे, फिर 4 निकलेंगे, फिर एक एटीपी, 2 निकलेंगे, आधा एटीपी, 2.5 एटीपी बन गया, और 3 बराबर माना जाता है, उसको नहीं मानते हैं। अब FADH2 बहुत समझ लीजिए, यहां डायग्राम भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जब FADH2 की बारी आती है तो FADH2 टूटता है कि नहीं टूटता है, और FADH2 टूट के क्या बनाता है बताइए? FADH2 से हम कहते हैं 2 एटीपी बनती, कैसे? वो बनेगा FAD प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और प्लस 2 H+, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? इसको मिल गए, जैसे यहां से इसको मिले, तो यहां से आप कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए? यहाँ आ गए, आगे ना, फिर यहाँ आ गए। अब बताइए यहां से कहां जाएगा? FES से नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर किसको जाएगा? ये यहीं जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलना इसी को है, डायरेक्ट नहीं जाएगा, समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन कूदता नहीं है, किसकी मदद से जाएगा? ये UBQ, जो जहां सहारा लिया गया था UQ और UQS2, भाई UQS2 बनेगा, ठीक है। आप इतना लिखिए, UQ और UQS2 बन गया, यूबिक्विनोन है और UQS2 यूबिक्विनोल है, वो अल्कोहल है, यूबिक्विनोन एल्डिहाइड है। एक एल्डिहाइड है, एक सॉरी कीटोन है, एक अल्कोहल है, ये कीटोन अल्कोहल हो गया। अब यहां से जब चल जाएगा तो बताइए FADH2 से जब इलेक्ट्रॉन ATP बनने की बारी होती है तो यहां से इलेक्ट्रॉन मिले इसको, यहां से गया इसको, यहां से यहां आया, यहां से ऊपर नहीं जाएगा ना, ऊपर नहीं जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन FADH2 से इस पर आए, यहां गया, यहाँ के बाद नीचे आया, ये बाईपास, ये वाला खत्म, यहां नहीं जाएगा ना, यहां से आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना? ये यहीं से सर ऐसा हो जाएगा। तो बताइए ये वाला तो हट जाएगा, नहीं हटेगा, फिर ये वाला पंप नहीं किया जाएगा ना, फिर कौन सा पंप किया जाएगा? 4H, ये 2, तो 4 2 6, और 6 पंप जब होते हैं तो 1.5 ATP बनती है। कितनी बनती है? 1.5 ATP बनेगी, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अब क्वेश्चन मैं सब बीच बीच में बता रहा हूँ, फिर से सुन लीजिए और क्वेश्चन। हाँ बताइए कुछ। हाँ इसमें जो थर्ड वाले में और चौथे वाले में, हाँ, इसमें जो ATP सिंथेसिस है 6 हाइड्रोजन मतलब पंप करेगा। थर्ड ये है और चौथा ये है, हाँ, थर्ड से चौथे में जाएगा तो इसमें जाएगा ATP सिंथेसिस में हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन। अरे वही तो बता रहे हैं, 4 यहां से जाएंगे इसमें, और यहां से किससे? ये वाला 2 यहां से इस वाले से जाएंगे ना, 6 जाएंगे एक एक करके। अब क्वेश्चन देख लीजिए, यहां देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, सब नहीं देखिए, सब तो आप पढ़ेंगे खुद, वहां से देख लीजिए फिर से अगले स्लाइड पर। कितने कॉम्प्लेक्स? 5 कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये याद रखना है आपको। किस कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी चीजें हैं वो ध्यान रखनी है, तो आप इतना ध्यान रखेंगे, सब नहीं रख पाएंगे। FES सब में है, देखिएगा, इतना आइडिया आपको लगना चाहिए कि FES सब में है। NADH डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स 1 का है, FADH डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स 2 का है, ये ध्यान रखना आपको। साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C कहां है? वो थर्ड में है। A3 कहां है? कॉम्प्लेक्स 4 पर है, ठीक है, इतना हो गया। अगला है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल कौन कौन से हैं? तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर जो मूव कर सकते हैं वो कौन से हैं? यूबिक्विनोन है, और दूसरा कौन सा है? साइटोक्रोम C। यूबिक्विनोन जब चेंज होगा तो किसमें? UQS2, ये है यूबिक्विनोल, बुक में लिखा गया यूबिक्विनोल है, ये अल्कोहल है, अल्कोहलिक फॉर्म है, और वो कीटोनिक फॉर्म हो गया, वो कीटोनिक फॉर्म है उसके, ठीक है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बताइए, सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा? ऑक्सीजन। फाइनल इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, तो अगला नोट कर लीजिएगा, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन, हाफ O2 बोलेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन ही है। फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर नहीं बोला जाएगा कोई, क्योंकि हाइड्रोजन कौन एक्सेप्ट किया? हाइड्रोजन तो इधर से उधर टहल रहा ना, ठीक है, हाइड्रोजन कुछ नहीं बोला जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया फाइनल, और इस पर देखिए कहां गया, और
हाँ, ये सीक्वेंस पूछी जाती है कि बताइए, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये देखिए आप बोलेंगे सीक्वेंस, साइटोक्रोम की सीक्वेंस बताइए, तो साइटोक्रोम B C1C A3 ये सीक्वेंस है, जिसमें से सी क्या है, ये मोबाइल है, ध्यान रखना है तो साइटोक्रोम वो भी ना, सीक्वेंस यही होती है, आगे पीछे नहीं की जाएगी ये। इसमें से बी और C1 है, ये किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में है, और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में AA3 है। सीक्वेंस ये है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। इसमें क्या होता है साइटोक्रोम में, साइटोक्रोम में क्या है, कंटेन आयरन, ये आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। ठीक, ऑक्सीजन वाला हो गया, फाइनल एक्सेप्टर, इतना चीजें और देख लेते हैं क्या है। F0 पार्ट, इस एंजाइम का कौन सा पार्ट चैनल का काम करता है, तो चैनल का काम F0 करेगा। एक्चुअल एंजाइम कौन सा है, F1 है, जो एटीपी बनाएगा, ये पता होना चाहिए। एक चीज और, कॉम्प्लेक्स 5 के साथ में सभी जुड़े रहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 5 असिस्ट करता है, मदद करता है चारों कॉम्प्लेक्स की। कैसे, चारों कॉम्प्लेक्स से, जो 4 से तो नहीं आ रहे हैं, 3 से आ रहे हैं ना, 3 से जो H+ आएंगे, उन H+ को CATP यही तो बनवाएगा ना, तो ये सबके साथ जुड़ा है, ये कॉम्प्लेक्स इसके साथ भी जुड़ा है, ये इसके साथ भी जुड़ा है, और देखा जाए तो इसके साथ भी, बताइए कैसे, डायरेक्ट नहीं है ना, इनडायरेक्ट है, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा है और इसके साथ ये है, इसका मतलब इसके साथ भी ये जुड़ा है इनडायरेक्ट में। तो चारों कॉम्प्लेक्स के साथ में 5वां कॉम्प्लेक्स सबके साथ जुड़ा रहता है, सबकी मदद करता है। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा वहां पर कि ऑल 4 कॉम्प्लेक्सेस जितने 4 हैं एसोसिएटेड होते हैं, एसोसिएटेड विथ कॉम्प्लेक्स 5। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 5 को एटीपी सिंथेज बोलते हैं, उसके 2 पार्ट हो गए। और हाँ, ये भी पता होना चाहिए कि F1 पार्ट किधर है, बताइए F1 पार्ट किधर है, मैट्रिक्स साइड में है, किधर आई है, मैट्रिक्स साइड में है, ये ध्यान होना चाहिए। हाँ बताइए क्या कर रहे हैं, बोलिए जल्दी से। आयरन सल्फर के साथ प्रोटीन जुड़ी होती है, बोरा नाम है आयरन सल्फर प्रोटीन। उस आयरन जानते हैं आयरन क्या है, सल्फर क्या, उसके साथ कुछ प्रोटीन भी हैं। आयरन और सल्फर नॉन प्रोटीन पार्ट हो गया। एफएडी का नाम जानते हैं, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, FAD हो गया। और साइटोक्रोम C बताइए किधर है, डायग्राम में इसलिए मैंने बता दिया किधर है ये। साइटोक्रोम C मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है, मेम्ब्रेन के अंदर यूबिक्विनोन है, ये बाहर होता है, ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में देखने को मिलता है। अब इस डायग्राम को बुक में जो दिया है एक बार फिर से पढ़िएगा, जो थ्योरी लिखी गई है उसका पढ़ लीजिएगा, हर सब समझ में आया, सब कुछ नहीं थ्योरी में जो नहीं समझ में आया। ठीक है, बात 3-4 बार पढ़ेंगे तभी आएगा समझ में, फिर नहीं आया तो बताइए हमको। ठीक है, तो अगली बार क्या करें हैं, वाटर कौन बनाएगा, वाटर बनाएगा कॉम्प्लेक्स 4 से बनेगा वाटर, समझ में आया। कैसे रुकता है, कब स्टार्ट होता है, हाँ क्या कह रहे हैं, हाँ साइनाइड का केस है। साइनाइड जब खाते तत्काल मृत्यु क्यों हो जाती है, क्योंकि साइनाइड जो है वो ये कॉम्प्लेक्स को रोक देता, तत्काल जो ब्लॉक कर देता है एकदम, एटस्टेंट डेथ होती है ना साइनाइड से, क्योंकि साइनाइड जैसी बॉडी में पहुंचता है तो इस कॉम्प्लेक्स पर अटैक करेगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज वाले पर, और तुरंत जो है अटैक करेगा, आपका ऑक्सीजन जो है यूज नहीं हो पाएगा, आप ऑक्सीजन जो सांस ले रहे हैं उस ऑक्सीजन यूज नहीं हो पाएगी आपकी बॉडी में, जब यूज नहीं होगी तो काम खत्म, एनर्जी नहीं बनेगा, जानते हैं एनर्जी बनना बंद हो जाता तुरंत ही। हाँ, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ में इसको इनएक्टिव कर देगा, इसको इनएक्टिव कर देता है, इसीलिए वाटर नहीं बनेगा, ऑक्सीजन कंजम्पशन नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, ATS ब्लॉक हो जाता है। समझ में आ रहा है, ATS तो चलेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, घूमते बेचारा यहीं पड़ा रहेगा, उसको लेने वाला कोई नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन को कौन लेता लास्ट में, ऑक्सीजन तो लेता है, जब यही ब्लॉक हो जाएगा तो कैसे जाएगा वो।
समझ में आ रहा है? जो हम आपसे गर्मी में वो ETS में ही जाता है। हाँ, वो ETS में यूज होके मैटर, आप जैसे कहते हैं कि पानी नहीं पिएंगे फिर भी टॉयलेट क्यों बनता है, फिर यूरिन कैसे बना? पानी 4 दिन 1 दिन नहीं पीजिए फिर भी यूरिन बन रहा, कहां से आया? ये वाला वाटर है। जो आप खाना खा रहे हो, नहीं भी खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में खाना स्टोर है, ग्लाइकोजन है कि नहीं है? वो जब टूटता ग्लूकोज बनाते हो, ग्लूकोज से ये सब सिस्टम चल रहा है, ये पानी है, ये वाला मेटाबॉलिक वाटर बोलते हैं इसको, मेटाबॉलिक वाटर है ये, ठीक है? ये वाटर बॉडी में बनता है, समझ में आ रहा है? ठीक, तो आगे जो है कल फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर जो बचा हुआ है लास्ट। ठीक।